गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 12th ऑफ फरवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू पीआईबी के करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो 10 एरियाज को हम कवर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं एक बार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में डिस्कशन होगा हमारा, पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स के बारे में जिक्र करेंगे, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में देखेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज के बारे में भी हमारा डिस्कशन होने वाला है। हनी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, IAEA के बारे में जानेंगे, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को डिस्कस करते हुए सिल्क के बारे में जिक्र हम करेंगे। चलिए, आप में से काफ़ी सारे लोगों को नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो गया है। जिनको नहीं मिल रहा है उनको बेल आइकन को प्रेस करना है और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन को प्रेस करना है। और अगर इसके बाद भी नहीं मिलता है देन देयर इज अनदर सॉल्यूशन विच आई टेल यू जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके वेरियस जो मेंबरशिप है उसको कैसे ज्वाइन करना है। किसी भी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ आपको यहाँ पे एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। लेट मी शो यू हियर। सो दिस इज द ज्वाइन बटन, जिस पे प्रेस करके आप वेरियस जो प्लान्स होते हैं उसको देख सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी प्लान आपको सूटेबल लगता है, जैसे कि अलग अलग प्लान्स के अंदर लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस हैं, कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं, लेक्चर्स आपको दे रखे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप चेकआउट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, बेसिकली विल गिव यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे कि जितने भी वीडियोज हमारे होंगे उसके जो लिंक्स होंगे, बेसिकली कोई भी नया वीडियो जो प्रीमियर हम कर रहे होंगे उसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। सो व्हेन YouTube does not send you any of the notification, will send you the notification. So this is the new thing because आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। So that's all right, हम आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आपके व्हाट्सएप के ऊपर भेजेंगे whenever the new video comes। चलिए, सो आज 6 बजे शाम को डेमो लेक्चर जो है वो रहेगा, हमारा फ्री लेक्चर रहेगा, तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा उसे। करंट अफेयर्स जो है उसको हम कवर करने वाले हैं और यहाँ पर MCQs तो रहेंगे ही, लेकिन ओवरऑल टॉपिक को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स वेलकम द न्यू मेंबर्स। तो आशु, अरुण, लिखिता, स्वयं, तेजस एंड रुक्मिनी ने अभी ज्वाइन किया, तो प्लीज़ अपनी सीरीज़ को फर्स्ट डे टू 200 डेज को कंप्लीट जरूर करिएगा। यूपीएससी कोटेशन, ये जो कोटेशन दी गई है ये बेसिकली इट्स अ रिप्लाई टू ऑल द पीपल जिनको ऐसा लगता है कि भाई आपकी तो यहाँ पर किस्मत चमक गई और आपने अगर कुछ भी अचीव कर लिया, सो ये ओवरनाइट किया। सो सालों साल मेहनत करने के बाद भी यह समझदार जग कहता है तेरी किस्मत अच्छी थी। तो यहाँ पे ये उन लोगों के लिए है और ये उन लोगों को रिप्लाई है जो कि आपकी मेहनत का, जो दिन रात जाग कर आप मेहनत कर रहे हैं और वेरियस एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले टाइम में करेंगे, जो उनकी कदर नहीं करता है। तो ये उनको एक जवाब है दैट दिस इज नथिंग टू डू विद योर किस्मत, दिस इज नथिंग टू डू विद योर लक, इट इज एवरीथिंग टू डू विद द हार्ड वर्क विच यू पुट इनटू इट। चलिए, जल्दी से टारगेट को सेट कर लीजिए। कितना टारगेट सेट करेंगे आज? 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट करने ही करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर होता है तो आप आ जाएंगे डेंजर जोन के अंदर और यहाँ पर आपको दोबारा से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे के बाद दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर अपर ब्रैकेट में आ जाते हैं सो कोशिश करिए इसी जगह पे अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने की। हाउ एवर एट द सेम टाइम आपको 24 आवर्स में एक बार रिवाइज जरूर करना है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इजराइल और इंडिया को लेकर न्यूज़ थी और इस वजह से इसका जिक्र किया गया था, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ICC पूछा गया, इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेग के अंदर है। एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें आपसे पूछ ली कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एट द सेम टाइम इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग के अंदर। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ICC, क्या इंडिया ICC का मेंबर है? हो भी सकता है। एनी इंडिविजुअल हु इज alleged to have committed crimes within the jurisdiction of the ICC may be brought before the ICC। तो यहां पर अगर ICC की जुरिस्डिक्शन में कोई क्राइम किया जाता है तो उसको ICC के सामने लाया जा सकता है। यहां पर इंडिविजुअल की बात करी जा रही है। सोचिए इसके बारे में, फिर एक डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली ICC न्यूज में क्यों था? क्योंकि ICC ने इजराइल के अगेंस्ट में और पैलेस्टाइन के फेवर में एक वर्डिक्ट दी है और यहाँ पे इजराइल चाह रहा है कि इंडिया उसकी साइड ले। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी पॉलिटिकल न्यूज। नाउ ICC इज इन न्यूज, सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे इजराइल, इंडिया और पैलेस्टीन का जो इशू है मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और इवन इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यूपीएससी की आदत भी है। काफी टाइम से उन्होंने इजराइल के ऊपर क्वेश्चन उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर पूछना शुरू कर दिया। ICC की बात करें तो यस, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर जो भी इंडिविजुअल
क्राइम को कमिट करता है जो कि आईसीसी की जुरिस्डिक्शन में आता है तो उसको आईसीसी के सामने पेश किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, ध्यान रखिएगा, भारत आईसीसी का मेंबर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर इजराइल जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया को उनकी साइड लेने के लिए। लेट्स सी क्या होता है इस चीज के बारे में। आईसीसी की बात करी जाए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आईसीसी जो है यूजुअली जब भी अपनी वर्डिक्ट देता है ये कॉम्प्लीमेंट करती है नेशनल कोर्ट्स को, उनको रिप्लेस करने के लिए वर्डिक्ट जो है वो आईसीसी के द्वारा नहीं दी जाती। तो लार्जली जब भी इंटेंशन जो है आईसीसी के वो यही रहती है कि नेशनल कोर्ट्स के द्वारा जो भी वर्डिक्ट दी गई है उसी को कॉम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इट इज गवर्न बाय एन इंटरनेशनल स्टैच्यू। क्या मुझे कोई उस स्टैच्यू का, किस स्टैच्यूट के द्वारा ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसे गवर्न किया जाता है, कोई नाम बता सकते हैं? सो इट इज रोम स्टैच्यूट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब आया था? जुलाई 2002 के अंदर। काफी सारी भाषाएं जो हैं बोली जाती है, वैसे 2 मेजर लैंग्वेजेस है, इंग्लिश और फ्रेंच, लेकिन इसके अलावा 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश और रशियन भी आती है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सबसे पहले तो करेक्ट को आप सर्कल में डालें। पूछा है क्या सही है अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। चलिए देखते हैं। पीआईबी से न्यूज बनाई गई और पहली स्टेटमेंट कहते हैं इट इज अ वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। ये एक पेंशन स्कीम है जो कि वॉलेंटरी बेसिस पे और कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिस पे ज्वाइन करी जाती है। अंडर द स्कीम 50% मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेएबल बाय द बेनिफिशियरी एंड इक्वल मैचिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे 50% बेसिकली अगर एक्स अमाउंट दिया जा रहा है हर महीने तो इसका x/2 मतलब 50% वो आपको बेनिफिशियरी खुद देता है और x/2 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। पॉसिबल है। एनी इनकम टैक्स पेयर कैन ज्वाइन द स्कीम। कोई भी इनकम टैक्स पेयर जो है वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर बात करी जाए क्या ये वॉलेंटरी स्कीम है? हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, मर्जी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और चाहते हैं कि पेंशन आपको भी मिले तो स्कीम को ज्वाइन करो, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई ऐसी पेंशन होती नहीं है। जो आपकी एनपीएस होती है उसके अंदर पैसा जो एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी से ही कटता है 50% पैसा, और वही 50% पैसा जो है वो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कंट्रीब्यूट करती है, राइट। उसी तरीके की जो स्कीम है अब ये गवर्नमेंट सेक्टर से बाहर लाकर इवन जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको भी प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे बहुत अच्छी चीज करी जा रही है कि जो इक्वालिटी है वो करी जा रही है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू कुड नॉट गेट अ गवर्नमेंट जॉब आपको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो पेंशन स्कीम है जस्ट लाइक द गवर्नमेंट स्कीम, वहां पर भी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, यहां पर भी आपको 50% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये वॉलेंट्री बेसिस पे, देखिए एक अच्छी चीज ये भी है, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर होते हैं तो ये चीज आपके लिए वॉलेंटरी नहीं होती। अगर आप में से कुछ लोग जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे और वहां पर एनपीएस का पैसा कटता होगा, देखिए वो तो कटेगा ही कटेगा, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप ना कटवाएं। ये चीज ध्यान रखिएगा। 50% पैसा आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वल मैच जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के पास पहली बात तो चॉइस है, ये उसके लिए वॉलेंटरी है, वो चाहे तो स्कीम को ज्वाइन करे या चाहे तो ना करे। ठीक है, यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट फॉर एवरी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बट कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो 18 से 40 साल की आयु के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए स्कीम है जिनकी एनुअल टर्न ओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा ना हो, एंड उनको ईपीएफओ का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ईपीएफओ या ईएसआईसी, एमपीएस या पीएमएसवाई के वो अगर मेंबर होंगे तो उनको वहां से ऑलरेडी बेनिफिट मिल ही रहा होगा। और एन इनकम टैक्स पेयर, तो वो जो चीजें हैं कंडीशनैलिटीज यहाँ पे रखी गई हैं, तो कुछ ही स्पेसिफिक लोग जो है इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन डाली गई है? एज की कंडीशन डाली गई है, अमाउंट की कंडीशन डाली गई है, इनकम टैक्स पेयर की कंडीशन डाली गई है, और किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे नाम दिए ईपीएफओ वगैरह के वो मेंबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे किसको हेल्प करने की कोशिश करी जा रही है? ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिनकी इनकम काफी कम है और उनको गवर्नमेंट के द्वारा सहायता देने की जरूरत है। ठीक है, और ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिनको और किसी स्कीम के अंदर फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से काफी सोच समझ के ये जो क्लॉज है डाला गया। इट्स अ गुड थिंग। सो एनी इनकम टैक्स पेयर कैन जॉइन द स्कीम? नहीं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट फॉर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद ईपीएफओ। दिस इज नॉट फॉर द पीपल जो कि 1.5 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं पूरे साल के अंदर, या फिर उनकी एज जो है 18 से कम है या फिर 40 से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट ईसीएलजीएस, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम।
पूछा गया बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ इसी तरीके के क्वेश्चन आजकल यूपीएससी के अंदर भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके की न्यूज पीआईबी के अंदर एवरीडे बेसिस पे पब्लिश करी जाती है। ईसीएलजीएस के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है द लोन प्रोवाइडेड अंडर ECLGS हैव अ 12 मंथ्स मॉरेटोरियम ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो 12 महीने का मॉरेटोरियम इस पे लगाया गया है, प्रिंसिपल पे करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है। द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड थ्रू ECLGS 2.0 फॉर द 26 सेक्टर्स आइडेंटिफाइड बाय द कामत कमेटी एंड द हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ पे जो स्कीम है उसको एक्सटेंड किया गया, बेसिकली ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 जो है वो 26 नए सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके वहां पर भी इसे एक्सटेंड किया गया है, पॉसिबल है। ECLGS इज अवेलेबल टू एलिजिबल MSME एंटरप्राइजेस ओनली। तो किस किस के पास अवेलेबल है? जो एलिजिबल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उन तक ही ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये जो आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसको पहुंचाया जा रहा है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए सबसे पहले तो लोन जो इसके अंदर दिया जाता है 12 महीने का मॉरेटोरियम इसके ऊपर रखा गया, और आप जानते हैं क्यों, क्योंकि वैसे भी कोविड-19 के टाइम पे करना काफी मुश्किल हो गया था, और ECLGS 1.0 सक्सेसफुल रही। इसी वजह से ही कहते हैं ना कि कोई मूवी बनाई आपने, वो सक्सेसफुल रहती है तो उसका सीक्वल आता है, और अगर पहली मूवी पिट जाती है तो कोई सीक्वल नहीं आता है। यहाँ पे ECLGS 2.0 लाने का रीजन ये है क्योंकि फर्स्ट जो इसकी स्कीम आई थी, फर्स्ट वर्जन आया था, वो एक हिट रहा था, वो एक सक्सेसफुल रहा था। इसी वजह से 26 नए सेक्टर्स के अंदर इसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन ECLGS इज ऑल्सो अवेलेबल टू एलिजिबल नॉन MSME एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नॉन यहाँ पे एलिजिबल नॉन MSME की तो है ही है, लेकिन नॉन MSME को भी ये प्रोवाइड करी गई है। हेंस द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द आंसर विल बी ए। ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम PIB। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इमरजेंसी मेजर टू कॉम्बैट द अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस जो कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हुए थे। और यहीं पे ही आपको याद होगा काफी सारे जो बैंक्स थे, जिन जिन लोगों को उन्होंने क्रेडिट कार्ड इशू करे थे, वहां पे मॉरेटोरियम लगाया गया था सरकार के द्वारा कि अगर वो पैसा नहीं भी दे पा रहे हैं तो आप उनको फोर्स नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लेकर पूछा गया है कि बताएं ये जो SEZ की पॉलिसी है इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है अंडर द स्कीम नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अंडर द स्कीम SEZ यूनिट्स विल हैव फ्रीडम फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो SEZ जो है वो चाहे तो सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये फ्रीडम उनको दे रखी है। अंडर दिस स्कीम देयर इज नो कस्टम ड्यूटी लेविज ऑन डोमेस्टिक सेल। अगर डोमेस्टिक लेवल पे आप सेल करते हैं कोई भी कस्टम ड्यूटी आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। सोचिए इसके बारे में, PIB से ही न्यूज बनाई गई है, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए सबसे पहले तो मुझे बताएं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या। देखिए, क्या ये इंडिया की टेरिटरी में ही होता है? मान लीजिए दिस इज बेंगलुरु या हैदराबाद, यहां पर आपका एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक SEZ जो है वो बनाया गया है। सो क्या इसे इंडियन टेरिटरी माना जाएगा या फिर इसे किसी फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाएगा? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचिएगा इसके बारे में। नहीं पता तो गूगल करिएगा, नहीं तो मुझे मैसेज करिएगा, आई टेल यू, बट दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, अंडर द स्कीम नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द इंपोर्ट। इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इसकी काफी सारी वेरियस क्लॉजेज हैं, वेरियस प्रोविजन है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो एज इट इज वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग की फ्रीडम दे रखी है, तो यस ये भी फ्रीडम दे रखी है। इवन काफी सारे टैक्स ब्रेक्स जो होते हैं ना, वो भी SEZ को दिए जाते थे एंड दिए जाते हैं ताकि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट सेंटर के तौर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो काम करते हैं। और एक्सपोर्ट का फायदा क्या होता है? एक्सपोर्ट का फायदा ये होता है कि इंपोर्ट करके जो पैसा आप बाहर रहे होते हैं देश के बाहर, वो पैसा यही स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो चीजों को एक्सपोर्ट करके वापस से फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री के अंदर लेके आ रहे होते हैं। इसी की वजह से चाइना आज वो है जो एक सुपर पावर बन चुका है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड इट, क्योंकि यहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहां पे बहुत बड़े साइज के हैं और काफी मात्रा में एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है। जैसे हम अपने घर में भी जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम देखते हैं उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है, तो वो काफी बड़ी मात्रा में वहां पर और काफी बल्क में वहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे पर यूनिट कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाती है। अंडर दिस स्कीम देयर इज नो कस्टम ड्यूटी लेविज ऑन डोमेस्टिक सेल्स। ऐसा नहीं है, कस्टम ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर। और कहीं ना कहीं देखिए, जब मैं आपको कहता हूं डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर, वो इस पॉइंट से रिलेट करता है। अगर आपको इस चीज का आंसर जानना है तो आपको थर्ड पॉइंट से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे नो कस्टम ड्यूटी इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ए, डोमेस्टिक सेल्स दैट इज सब्जेक्ट टू फुल कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट पॉलिसी इनफोर्स। तो ध्यान रखिएगा, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैं आपको बता देता हूँ।
आंसर तो वैसे आपको इस स्लाइड से भी मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो। नो लाइसेंस फी रिक्वायर्ड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटीज दोनों ही अलाउ करी जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। एसईजेड यूनिट विल हैव फ्रीडम ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यही पॉइंट मैंने आपको दिया था। और जब यूपीएससी के अंदर आएगा तो भी एज इट इज 3-4 पॉइंट्स यहीं से कॉपी करके आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे और फिर वहां पे आपको एलिमिनेशन यूज करना पड़ेगा। नो रूटीन एग्जामिनेशन बाय कस्टम्स, और काफी फ्रीडम दे रखी है। एंड एसईजेड डेवलपर, को डेवलपर एंड यूनिट्स एंजॉय टैक्स बेनिफिट, जो कि मैंने आपको वैसे ही बता दिया था। अब बताएं एसईजेड के फायदे क्या होते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बनाने वाला हूं। चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसईजेड ब्रीफली बता देता हूं। देखिए, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, अदरवाइज छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर तो आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर ही रहे हैं, यहाँ पे एक बड़े लेवल पे एडिशनली आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट आपका बूस्ट हो जाता है, काफ़ी कॉमन सेंसिकल पॉइंट है, आपको बताया है मैंने। इसके अलावा क्या होगा, सोचिए, देखिए, जब भी आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो इसी तरीके की चीज़ें तो चाहिए ना। जब इतने बड़े लेवल पे आपने कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा दी कि वहाँ से आपने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट होगा तो इसी से रिलेट करता हुआ पॉइंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, क्योंकि जब आपके यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे चीज़ों का उत्पादन होगा तो आईफोन भी कोशिश करेगा, एप्पल भी कोशिश करेगा कि भाई चाइना की जगह मैं इंडिया में ही एक फैक्ट्री खोल देता हूँ और यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट जो है ज़्यादा फायदे दे रही है। तो डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्शन है वो तो बूस्ट हो ही रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और अगर आप देखें साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो क्रिएट हो रहा है ना। ठीक है, चलिए, दीज आर द पॉइंट्स। इसी तरीके से आपको 5-6 पॉइंट्स जो होंगे मेंस के अंदर लिखने पड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ट्रॉपेक्स। ट्रॉपेक्स के बारे में पूछा है, जो कि एक थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज है। बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। ये एक इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड द कोस्ट गार्ड. It is a biennial exercise since its inception and it is generally carried out in 3 phases: independent work-up phase, joint work-up phase and tactical phase. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सब शामिल होते हैं इसके अंदर। बाइनियल एक्सरसाइज है और यहाँ पे 3 फेजेस के अंदर इसे कराया जाता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। वैसे फर्स्ट पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पर आप इसको या तो मार्क करें करेक्ट या इसे एलिमिनेट करें, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, ट्रॉपेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़ में थी, मैंने आपको बताया था। ट्रॉपेक्स इज एन एक्सरसाइज जिसमें हम खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि देखिए हर बार बाहर की किसी सेना के साथ प्रैक्टिस करी जाए ज़रूरी नहीं है, इवन दो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेशनल रेडीनेस को देखने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए, लेकिन आपस में भी तो एक्सरसाइज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक बड़े लेवल पे एक्सरसाइज करती है, कोस्ट गार्ड भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। 3 फेजेस जो यहाँ पे बताए हैं वो भी आपके करेक्ट हो जाते हैं। इज इट अ बाइनल एक्सरसाइज सिंस इट्स इंसेप्शन। देखिए आज के टाइम में अगर ये स्टेटमेंट नहीं होती, ये पर्टिकुलर फ्रेज नहीं होती, सिंस इट्स इंसेप्शन, तो ये स्टेटमेंट हो जाती ठीक, क्योंकि आज के टाइम में इट इज अ बाइनियल एक्सरसाइज। बाइनियल एक्सरसाइज विच हैपन्स एवरी अदर ईयर, मतलब हर दूसरे साल में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। लेकिन सिंस इट्स इंसेप्शन नहीं, जब शुरुआत हुई थी, ये चीज कही जा रही है ना इसके अंदर कि ये हर दूसरे साल में होने वाली एक्सरसाइज है, बिल्कुल शुरुआत से, सिंस इट्स इंसेप्शन। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में इट वॉज एन एनुअल एक्सरसाइज, और 2015 से इसको शुरू किया गया कि ठीक है अब 2015 के बाद रादर कि इसे बाइनियल तौर पे अब कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे सिंस इट्स इंसेप्शन की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसी वजह से कहता हूँ बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं कहूंगा आपको कि यूपीएससी कोड को यूज कर लीजिएगा टू गेट द 50% डिस्काउंट। exam.netmock.com पे चाहिए, वट एवर द सीरीज और द वीडियो सीरीज यू लाइक, यू कैन एनरोल इन दैट। और यहाँ पे जिन लोगों ने क्रैश कोर्स लिया है उनमें से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि हमें 200 डेज वाली सीरीज के अंदर अपग्रेड करना है, तो उसके लिए प्लीज मेल कर दीजिएगा netmockis@gmail.com के ऊपर। वील सी कि किस तरीके से आपका अपग्रेडेशन जो है वो किया जा सकता है। तो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज सीरीज जो है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो हमने प्रिपेयर करी है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि काफी सारे एरिया जो कि आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख जाएंगे, राइट फ्रॉम एनसीईआरटीज टू द मेन स्टैंडर्ड बुक्स जो आपके उनको यहाँ पर कवर किया जा रहा है थ्रू एमसीक्यूज एज वेल एज थ्रू क्लास लेक्चर्स। तो दोनों चीज़ों को, दोनों अप्रोचेस को कवर किया गया, जो आपके क्लास लेक्चर्स होते हैं जो बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस कराते हैं, एंड थ्रू एमसीक्यूज जो कि हमारी यूएसपी है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही आप प्रीलिम्स के अंदर एज वेल एज मेंस के अंदर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है, और उसी को ही हम वीडियो के थ्रू एक एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कवर करते हैं। I'll be the teacher in all these subjects, so you can subscribe or enroll in this series on exam.netmock.com. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है अबाउट हनी एंड बी कीपिंग।
हनी और बी कीपिंग जो न्यूज़ है वो भी पीआईबी से बनाई गई है। पूछा गया है हनी एंड बी कीपिंग को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हो सकती है। इंडिया की जो पोजीशन है हनी प्रोडक्शन के अंदर वो 8वीं है, अगर हम एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस देखें 2017-18 का। पॉसिबल है। स्वीट रेवोल्यूशन इज अ स्टेप टू एम्फोसाइज द इंक्रीज इन हनी प्रोडक्शन इन द स्टेट। तो यहाँ पे स्वीट रेवोल्यूशन का नाम लिया गया है जिससे कि राज्यों के अंदर जो हनी की प्रोडक्शन है, शहद की जो प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज करने की बात करी गई है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, इसका नाम है NBHM, जैसे आपने ऊपर देखा, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो स्वीट रेवोल्यूशन के गोल हैं उनको अचीव करना है एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये सारे गोल्स को हमें अचीव करना है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन की, क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? आप सेंट्रल सेक्टर दोबारा बता देता हूं, सेक्टर ही सेंटर का है, याद रखिएगा, सेक्टर ही सेंटर का है। इतनी बार एग्जाम से पहले मैं आपको ये रिवाइज कराऊंगा कि एग्जाम में मेरी आवाज आपके कानों में गूंज रही होगी और वहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सेंटर सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब सेंट्रल सेक्टर लिखा हुआ आएगा तो आपको मेरी आवाज सुनाई देगी वहां पे कि सेक्टर ही सेंटर का। इट मींस 100% फंडिंग ही आपकी किसकी है? सेक्टर की है, ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अगर हम डेटा को देखें जो कि पीआईबी के अंदर भी मेंशन किया गया था, हमारी जो पोजीशन है वो 8वीं पोजीशन है हनी प्रोडक्शन के अंदर। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। स्वीट रेवोल्यूशन इज अ स्टेप टू एम्फोसाइज द इंक्रीज इन हनी प्रोडक्शन इन द स्टेट। ये वैसे कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट थी, बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। बट आप मुझे बताइएगा कि रेनबो रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेट करता है? ठीक है, रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में बताइएगा, क्योंकि हमने स्वीट रेवोल्यूशन की बात करी है। आप रेनबो मेरे ध्यान में आया तो इसके बारे में बताइएगा, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। कुक स्ट्रेट के बारे में पूछा है, काफी अच्छा एरिया, वैसे कुक आइलैंड्स इसके आसपास लोकेट करता है। अराउंड 15-20 साल पहले आई जस्ट वॉच्ड अ डिस्कवरी शो कंसर्निंग कुक आइलैंड। काफी सुंदर जगह है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। मैप के ऊपर कुक स्ट्रेट तो देखिएगा, लेकिन कुक आइलैंड की इमेजेस भी जरूर देखिएगा। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस लेक्चर की वजह से और इस चीज को बताने की वजह से ही कुक स्ट्रेट को फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि सर ने बताया था कि कुक स्ट्रेट के साथ साथ कुक आइलैंड को भी देखिएगा और कुक आइलैंड की कुछ इमेजेस भी देखिएगा। कुक स्ट्रेट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन या सी? कहां पर लोकेट करता है? नॉर्थ अटलांटिक सी, साउथ, नॉर्थ पैसिफिक या साउथ? सोचिए। चलिए मैं पे दिखा देता हूं। वैसे करेक्ट आंसर इज साउथ पैसिफिक ओशन इज द करेक्ट आंसर। ये आपको यहां दिखेगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास। सो दिस इज द प्लेस, साउथ पैसिफिक ओशन, दिस इज द कुक स्ट्रेट। ठीक है, ऊपर आपका टैस्मैन सी है, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द न्यूजीलैंड और ये आपका बीच में स्ट्रेट लोकेट करती है। ठीक है, वैसे भी दो वाटर बॉडीज को यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है IAEA को लेकर है। IAEA बात करता है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है? न्यूज़पेपर में इसको लेकर एक आर्टिकल दिया गया था, वहां से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। IAEA के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द IAEA हैज इट्स हेडक्वार्टर इन वियना, ऑस्ट्रिया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वियना के अंदर लोकेट करता है। पॉसिबल है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IAEA। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है एंड द IAEA रिपोर्ट्स टू सिक्योरिटी काउंसिल ओनली। तो सिक्योरिटी काउंसिल को ये रिपोर्ट करता है। पॉसिबल है। सोचिए क्या होगा आंसर, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जो यहां पर इसके हेडक्वार्टर की बात करिए वियना, ऑस्ट्रिया, वो बिल्कुल करेक्ट करिए। ठीक है, क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है? सो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। बट IAEA दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ये रिपोर्ट करती है UNGA को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, एज वेल एज UNSC को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। ठीक है, तो दोनों को किया जाता है और ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट आपकी थर्ड वाली इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर विल बी ए। ठीक है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द IAEA। एज ऑफ 2019 इंडिया ने अपने 26 रिएक्टर जो है वो IAEA के सेफगार्ड के अंडर रखे। और इसके अलावा इंडिया ज्वाइन द IAEA रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंस नेटवर्क, क्या कहते हैं इसे? रेनेट, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, रेन का क्या मतलब है? रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंस नेटवर्क, रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंस नेटवर्क, IAEA रेनेट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ की फॉर्म में प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि अभी जनवरी 2020 में, एक साल पहले ही इसे ज्वाइन किया गया है इंडिया के द्वारा। आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। बट IAEA रेनेट के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी और इंडिया ने जनवरी 2020 में इसको ज्वाइन किया, ये फैक्ट भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछ रहा है
कि बताएं कि मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 जो है इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये MEA का एक इनिशिएटिव है, हो सकता है 2021 इज द सेकंड एडिशन ऑफ द मैरीटाइम इंडिया समिट। मैरीटाइम इंडिया समिट का 2021 में बेसिकली इसका सेकंड एडिशन जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। 24 पार्टनर कंट्रीज विल ज्वाइन दिस इवेंट, 24 कंट्रीज इसको ज्वाइन करने वाली हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए देखिए, थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम देखें, मैरीटाइम वैसे लग भी सकता है कि MEA के द्वारा शुरू किया गया होगा, उसी का इनिशिएटिव होगा, लेकिन दिस इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, क्योंकि वो ज्यादा एसोसिएट करता है मैरीटाइम से। हालांकि अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है और आपको MEA भी लगा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सच में MEA जो है मैरीटाइम से एसोसिएट करता है। अगर मैं भी होता तो मुझे भी एक बार कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे इस तरीके की चीजें ऑर्गेनाइज नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर MOD भी होता तो भी मुझे लग सकता था कि मैरीटाइम से एसोसिएट करता है, MEA भी कहीं ना कहीं मैरीटाइम से एसोसिएट करता हुआ दिखता है, तो कंफ्यूजन होना बनता था। एंड दिस इज द कंफ्यूजन UPSC क्रिएट्स इन द एग्जामिनेशन। बट ध्यान रखिएगा, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 ये आपका सेकंड एडिशन है, जो कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, MEA के द्वारा नहीं। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MOPSW। ठीक है, किसके साथ किया है, फिक्की के साथ मिलकर। फिक्की क्या है, एक इंडस्ट्रियल पार्टनर के तौर पे, और साथ ही साथ आपका अर्नेस्ट एंड यंग एज नॉलेज पार्टनर, तो तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया है। फर्स्ट एडिशन जो था, क्या कोई बता सकते कब किया गया था? ठीक है, चलिए 24 पार्टनर्स कंट्रीज जो है वो इसमें ज्वाइन करेंगी, ये पार्ट भी आपका करेक्ट हो जाता है। सो आंसर होगा आपका C, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के सिल्क दिए हैं और बताया है कि बताएं किससे ये करेक्टली मैच करता है। पहला सिल्क है महेश्वरी सिल्क, जो कि MP का नाम दिया गया है उसके सामने, बेसिकली आपको पेयर्स को मैच करना है। देन आपका करवत काटी सिल्क, जो कि महाराष्ट्र नाम दिया है, हो सकता है ये भी। देन आपका एरी, द अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है, ये जम्मू एंड कश्मीर। सोचिए इसके बारे में। देखिए आदि महोत्सव चल रहा है, ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर पूरा आदि महोत्सव से आ सकते हैं, वहां पर नई नई चीजों को पेश किया जा रहा है। इट्स अ फेस्टिवल, याद है आपको, आदि महोत्सव इज द एनुअल फेस्टिवल। यहाँ पे नए नए तरीके के क्राफ्ट्स, आपके हैंडीक्राफ्ट्स, सिल्क, इस तरीके की चीज़ों को, आर्ट एंड कल्चर को पेश किया जा रहा है। और इसी वजह से PIB ने पूरी नज़र इस पे बना रखी है, और हमने पूरी नज़र जो है वो PIB पे बना रखी है, ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर नई दिखाई जाती है, शोकेस करी जाती है, और वो एग्जाम के लिए ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो आपसे छूटे ना। एंड दैट्स वाई आदि महोत्सव, जो भी चीज़ें यहाँ पे हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहेंगी वो PIB कवर करेगी और हम PIB को कवर करेंगे। चलिए सोचिए इसके बारे में अभी, चलिए डिस्कस करते हैं। तो माहेश्वरी सिल्क MP मध्य प्रदेश से है, बिल्कुल करेक्ट है। देन आपका करवत काती सिल्क जो है वो महाराष्ट्र से है, बिल्कुल ठीक हो जाता है ये भी। देन आता है आपका एरी, अहिंसा सिल्क कहा जाता है इसे, जम्मू एंड कश्मीर से नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आता है, खासतौर पे असम अगर आप देखेंगे वहां पे पाया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, A विल बी द करेक्ट आंसर। एरी सिल्क किस तरीके से होता है, दिखता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से है, ये न्यूज़ भी थी। और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको शो करने वाला हूँ। देखिए आज का इंटरव्यू जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एट द सेम टाइम जो लास्ट टाइम मैंने आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा था आपसे, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको उसका आंसर देना शुरू करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको आज इंटरव्यू के क्वेश्चन का एक अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए वो भी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे दिस इज द फोटो, और दीज आर द फोटोज जो कि प्रगति ने हमसे शेयर करी हैं, और अयोध्या मौनी अमावस्या के दिन की। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट डेज जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माना जाता है। आप मुझे एक लाइन मौनी अमावस्या के बारे में जरूर बताइएगा। और इस तरीके की जो फोटोज हैं, जो इमेजेस हैं, अपने अपने एरियाज में जब भी कोई आदि महोत्सव होता है या कोई इस तरीके से सेलिब्रेशन होता है, तो जो भी आपका स्टेट स्पेसिफिक कल्चर को शो करता है ना, वो जरूर बताइएगा, क्योंकि इन कल्चरल एस्पेक्ट से ही, इन फोटो से ही हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम बुक में पढ़ते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आप इस तरीके से फोटोज़ को शेयर करते हैं और अपने कल्चर के एस्पेक्ट्स को शो करते हैं। आई रिमेंबर कुछ टाइम पहले असम से भी एक हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने जो उनके वहाँ पे कल्चरल डांस होता है उसकी फोटो को शेयर किया था। तो इस तरीके की चीज़ों से हम और भी ज़्यादा एक दूसरे से सीख सकते हैं। चलिए 2 मिनट में रिवाइज करते हैं लेक्चर को, एक्टिव रिवीजन रहने वाली है। चलिए तो आप जल्दी से आंसर करिएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो ICC का जो हेडक्वार्टर है, जल्दी से मुझे उसका नाम बताएं। मैंने आपको बताया था कि इजराइल चाहता है कि इंडिया उसकी साइड ले। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ICC, और ICC की जुरिस्डिक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका हेडक्वार्टर है हेग के अंदर लोकेट करता है, और काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर किया होगा। देन हमने डिस्कस किया था रोम स्टैट्यूट के बारे में भी, वो भी ध्यान रखिएगा। देन
वी डिस्कस्ड अबाउट द स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट के द्वारा कितना होगा, ये जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या ये स्कीम वॉलेंटरी है या फिर ये आपके लिए मैंडेटरी है, ये भी मुझे बताइएगा। मैंने आपको बताया था कि 18 से 40 एज होनी चाहिए इसको ज्वाइन करने के लिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशनैलिटी लगाई थी कि इनकम टैक्स पेयर, एनी इनकम टैक्स पेयर, तो नहीं, हर कोई इनकम टैक्स पेयर इसको नहीं ज्वाइन कर सकता है। जो कंडीशनैलिटीज थी वो ध्यान रखिएगा, 50% इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था नेक्स्ट ECLGS के बारे में, और यहाँ पर मुझे बताइएगा कि जो फर्स्ट टाइम मॉरेटोरियम लगाया गया था प्रिंसिपल के लिए वो कितने टाइम का लगाया गया था। सेकंड, इसका एडिशन जो है 26 सेक्टर्स के अंदर लेके आया गया है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल नॉन MSME एंटरप्राइजेस भी इसके अंदर रखी गई हैं। देन डिस्कशन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को SEZ को लेकर हुआ था। जल्दी से मुझे बताइएगा क्या सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउड है, येस और नो। और यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स के लिए जो कस्टम ड्यूटी है वो अप्लाई होती है, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग का भी यहाँ पे जो प्रोविजन है वो रखा गया है। देन क्वेश्चन हमारा डिस्कशन हुआ था ट्रॉपेक्स को लेकर, तो क्या ये बाइनियल है या एनुअल है, ये मुझे बताइएगा। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड के बीच में कराई जाती है, और जॉइंट वर्कअप फेज, टैक्टिकल फेज और साथ ही इंडिपेंडेंट वर्कअप फेज, 3 फेजेस इसके अंदर कराए जाते हैं। exam.netmark.com पे जाकर आप वेरियस कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द UPSC कोड फॉर 50% डिस्काउंट। और अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो पूछ रहा था आपसे हनी एंड बी कीपिंग के बारे में। तो स्वीट रेवोल्यूशन इसका नाम था। हमारी पोजीशन 2017-18 का डेटा जो PIB के अंदर मेंशन किया गया था उस हिसाब से क्या है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन की लेकर बात करी जाए, सो इट्स अ नेशनल सेंट्रल सेक्टर स्कीम। चलिए, तो 8th पोजीशन पे हम हैं, ये ध्यान रखिएगा। देन कुक स्ट्रेट, यहाँ पे कंट्री का नाम भी मुझे बताएं और कौन से पैसिफिक ओशन के अंदर है ये भी बताएं। तो सदर्न पैसिफिक ओशन, न्यूजीलैंड, ध्यान रखिएगा। देन IAEA, क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है या नहीं, ये बताइएगा। और यहाँ पे IAEA रैनेट के बारे में जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IAEA रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंस नेटवर्क जो जनवरी 2020 में ज्वाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करी गई थी मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को। मिनिस्ट्री का नाम मुझे जल्दी से बता दें। सेकंड एडिशन किया गया है, फर्स्ट 2016 में किया गया था, 5 साल के बाद ही किया गया है। 24 पार्टनर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। लास्ट क्वेश्चन में जल्दी से मुझे बताएगा एरी द अहिंसा सिल्क जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न असम में, खास तौर पे आदि महोत्सव की वजह से ये न्यूज में था। ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो हमने डिस्कस करी है। थैंक्स टू प्रगति फॉर शेयरिंग दिस पिक्चर्स। और अभी हमारी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपसे क्वेश्चन जो है पूछने वाला हूँ और आपको आपके इंटरव्यू का जो आंसर अप्रोप्रिएट आंसर वो भी दूंगा। मेरे को मुगा सिल्क कहाँ पे पाया जाता है ये बताइएगा। जैसे हमने वेरियस टाइप के सिल्क और स्टेट देखे है ना, तो आप मुझे मुगा सिल्क के बारे में बताइएगा। मेंस के क्वेश्चन जो आपको मेंस के ग्रुप के अंदर आंसर करनी है, इंडिया SEZ आर मोर सेंटर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मेजर सेंटर है बेसिकली इंडिया के जो SEZ है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। हाउ SEZ कैन कंट्रीब्यूट इन अचीविंग अ डबल डिजिट ग्रोथ। तो यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ को अचीव करने के लिए SEZ किस तरीके से रोल को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आपको लिंक दिए गए हैं, किसी भी लिंक में जाके आप अपने क्वेश्चन का आंसर को पेस्ट कर सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए मैं आपसे पूछूंगा, डू यू थिंक व्हेन वी शो करेज इवन द स्ट्रॉन्ग एनिमी फील्स फियरफुल। तो आपको लगता है कि जो आपका एनिमी ऐसा है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि अभी देखिए चाइना के केस में देखा गया कि चाइना पीछे हटा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या आपको लगता है कि अगर हम करेज शो करते हैं तो ये चीज मुमकिन है? इसका आंसर दीजिएगा। यस और नो तो काफी इजी आंसर करना, लेकिन जस्टिफिकेशन देखते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे सोशल मीडिया के बारे में पूछा था कि क्या इंडिजिनस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमें ग्रो करना चाहिए। देखिए इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और मैंने आपसे जो लिंक है वो भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर। रीजन इज, देखिए इंटरनेशनल लेवल के या फिर फॉरेनर या फिर फॉरेन नॉन इंडिजिनस जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें कोई भी मतलब ऐसी कोई खामी नहीं है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, दे आर फाइन, उसको ज्वाइन किया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन दे स्टार्ट डिफाइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन दे स्टार्ट डिफाइंग आर लॉज। जब वो हमारे लॉज की अवमानना करने लगते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे रिजेक्ट करने लगते हैं और उसके खिलाफ में जाके काम करते हैं, देन ये प्रॉब्लमैटिक चीज बन जाती है, ठीक है। देखिए जब हम लोग तैयारी करते थे तो पेड न्यूज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन दिनों न्यूज़पेपर में काफी आता था, कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा लो उसके अंदर आपको पेड न्यूज देखने को मिलती थी। न्यूज को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता था, लगता था कि पता नहीं किसी का यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, समझ में नहीं आता था। 2011 की बात थी। अब 2021 में हम पेड ट्वीट्स की बात करते हैं, ठीक है। पेड एडवर्टीजमेंट जो होती है, ये पेड ट्वीट्स जो होते हैं, इनके बारे में बात करी जा रही है। सो यहाँ पे देखिए हर पार्टी ये कराती है, ऐसा नहीं कि पार्टी एक्स कराती है और पार्टी वाई कोई दूध की धुली हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी एक्स भी कराती है, पार्टी वाई भी कराती है, पार्टी जेड भी कराती है और फ्यूचर में अगर कोई और पार्टी होगी वो भी कराएगी। जब वो अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये चीज कराते हैं, देखिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कर दिया, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कराइए इस तरीके की ट्वीट। लेकिन जब ये किसी देश को
तोड़ने के लिए या किसी देश में माहौल को खराब करने के लिए इस तरीके के ट्वीट कराए जाते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और प्रॉब्लम तब होती है जब इस तरीके के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इस तरीके के जब ट्वीट कराए जाते हैं, तो यहां पर जब भारत सरकार के द्वारा उनको कहा जाता है कि आप इनको हटाएं और नहीं हटाया जाता है, उसका रीजन भी ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारा रेगुलेशन और हमारा कंट्रोल है वो इनके ऊपर कम है, क्योंकि जो इनके प्लेटफॉर्म्स के जो सर्वर्स हैं वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर है, जुरिस्डिक्शन तो वैसे ही ये नहीं मानते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर कई बार ऐसा फील होता है कि यस, इंडिजिनस एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना आसान हो जाएगा, इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ भी एक्शन लेना है तो वो आसान हो जाएगा। और वैसे भी इंडिजिनस प्लेटफॉर्म होगा तो वो अपने आप ही भारत के लॉज को और कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा भी, सही, उसको कहना ही नहीं पड़ेगा। यस, इन सर्टेन एरियाज प्रॉब्लम वहां पर भी होगी, लेकिन रेगुलेशन करना उनको आसान होगा कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स जहां पर ये देखा जाता है कि उनके सर्वर्स के ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जब आपका उनके सर्वर्स के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो वो आपकी बात मानेंगे क्यों? ठीक है, तो यहां पर जब कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करने की बात आती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और इंडिजिनस इज बेटर। ठीक है, तो यस, इनको खत्म करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जब तक ये आपके देश विरोधी एक्टिविटीज के अंदर बार बार इस तरीके की चीजें नहीं करते, आपने वार्निंग दी, अगर उसके बाद भी नहीं सुधरते हैं तो इनको रोका जा सकता है। लेकिन इंडिजिनस को ग्रो करना काफी जरूरी है, और वैसे भी वो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है उसको ऊपर उठाने के लिए ये चीज करना काफी जरूरी है। तो यहां पे आपका जो आंसर होगा, स्ट्रेट बैन जो होगा, उसके लिए मैं नहीं अप्रूव करूंगा इस चीज को, कि नहीं कहूंगा कि ऐसा होना चाहिए। बट यस, अगर एक बार वार्निंग दे दी, जैसे गवर्नमेंट ने वार्निंग दे दी, उसके बाद भी अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं सुधरता है तो उस सिचुएशन के अंदर एक्सट्रीम एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिजिनस डेवलप करने के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा है, वो साइड बाय साइड करते रहना चाहिए, ताकि ऑडियंस खुद ही समझ जाए, देश के लोग हैं वो खुद ही समझ जाए कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश विरोधी है और कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि देश की जनता के साथ चल रहा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान भी कर रहा है। तो इस तरीके की चीजों को जो है आप जब आप इंटरव्यू में आंसर देंगे, कुछ इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। और देखिए, वैसे भी इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं वो होना बनता भी है, क्योंकि देखिए भारत अभी बदल रहा है। अगर आप देखें, भारत को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था और कनाडा इज ए डेवलप्ड कंट्री, और कनाडा ने हमसे वैक्सीन मांगे हैं। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को डेवलप्ड कंट्री उनके आगे पहुंचती है और कहती है कि हमें वैक्सीन दे दो। सो कोरोना वैक्सीन आप जानते हैं कि सिर्फ आसपास के देशों में नहीं, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज हो, नेबरिंग कंट्रीज हो, इवन डेवलप्ड कंट्रीज हो, वहां पर इंडिया अपनी वैक्सीन को सप्लाई कर रहा है। काफी सारी कंट्रीज हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, मेडिसिन के अंदर जो लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर काम किया है और इंडिया को, भारत को केपेबल बनाया है। देखिए, हमें इस चीज को किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट नहीं करके देखना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने इसके अंदर, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो हों, या फिर रिसर्चर्स हों, उन सब ने मेहनत करी अपने अपने लेवल पे और तब जाके ये रिजल्ट निकल के आया है। तो ये किसी गवर्नमेंट की वैक्सीन नहीं है, इट इज द इंडियन वैक्सीन, ये भारत की वैक्सीन है जिसको काफी सारे देशों के अंदर सप्लाई किया जा रहा है और भारत बदल रहा है। तो ये काफी अच्छी न्यूज है कि आज के टाइम में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री को वैक्सीन सप्लाई कर रही है। चलिए, रात को 9 बजे मिलेंगे। रात को 9 बजे हम जो 10 नए एरियाज हैं उसको डिस्कस करेंगे नेटवर्क यूपीएससी चैनल पे, सेकंड चैनल के ऊपर, और यहाँ पे लाइव रहिएगा। कल स्ट्रीम जो था वो ब्रेक हो गया था किसी रीजन की वजह से, आई डोंट नो व्हाई, क्या टेक्निकल डिफिकल्टी थी। कोशिश करेंगे आज जो है कल के क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट करें। यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन को यहाँ सबमिट करिएगा, इंटरव्यू के क्वेश्चन को यहाँ सबमिट करिएगा। इन दोनों ग्रुप्स को आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हैं और इनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अपने आंसर्स को पोस्ट कर सकते हैं। देन करेक्ट आंसर जो है किरण प्रसाद ने दिया है। इंटरव्यू का जो आंसर था वो चंद्र का मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा आंसर था। जल्दी से अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, जितना भी आपने स्कोर क्यों ना किया हो। वो 6 से कम है तो अभी रिवाइज कर लीजिएगा इसे, 6 या 6 से ज्यादा का स्कोर किया तो 24 घंटे में एक बार इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। कल रात को 10 बजे टेलीग्राम के ऊपर आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी इसकी। बेल आइकन को प्रेस करिएगा और नीचे जो फॉर्म दिया है उसको जरूर भर दीजिएगा, ताकि व्हाट्सएप पे ही आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाए जब भी कोई भी नया वीडियो जो है या फिर कोई भी नई हम एक सरप्राइज के साथ आ रहे हैं, पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, वो आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको फिल कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुडे ओनली at 6 PM on test book, then on 9 PM on the network UPSC. Have a nice day.